हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था केमिस्ट्री के पहले पार्ट में रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण में कि जो है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हमने पढ़ा था उसमें। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक अगला बचा था वो ये था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, जो ये दूसरा पार्ट है इस पहले चैप्टर का। एक हाई स्कूल क्लास 10 की हम वीडियो बना रहे हैं। तो पहला जो अभिक्रिया जो है होती है वो 4 प्रकार की होती है जो दिया है। पहला इसमें दिया है संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, जिसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब कोई दो अभिकारक आपस में मिलकर के एकल उत्पाद बनाता है। जब दो अभिकारक, वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में जो तीर के बाईं तरफ होता है ये अभिकारक होता है, तीर के दाहिनी तरफ उत्पाद बनता है। ठीक है, तो ये दो अभिकारक हैं मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हो गया, हम जो है कार्बन लिए, कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं C+O2 CO2, एकल उत्पाद बना, हमने दो का किया। कॉपर को जलाते हैं, कॉपर ऑक्साइड बनता है, CO बनता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा जिसमें दो अभिकारक मिल रहे हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में जो अभिकारक मिलते हैं तो क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यहाँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया प्राप्त होती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो दूसरी अभिक्रिया है ये संयोजन हो गई, दूसरी वियोजन अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन, ये पहला था, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की एकदम विपरीत होती है, उल्टी होती है। जैसे संयोजन अभिक्रिया में क्या था, दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी तरह इसमें क्या होता है, एकल उत्पाद, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, इसमें दो अभिकारक जुड़ रहे थे और इसमें अभिकारक टूट करके दो उत्पाद का निर्माण कर रहा है। जैसे कोई एक अभिकारक है, ये टूट करके दो उत्पाद बनाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका एग्जांपल हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, जानते हैं CaCO3, इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। एक अभिकारक था, दो उत्पाद में टूट गया, इसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जब एक अभिकारक टूट करके दो उत्पाद में परिवर्तित होता है। ठीक, तो ये पहला हो गया संयोजन, दूसरा हो गया वियोजन। इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है, ऊष्मा क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, और इस अभिक्रिया में ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। अभी इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो रही है। या यहीं पे देख लो आप, ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी, छेपी शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हुआ निकालना, छेपण करना। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऊष्मा या ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती हो, क्या हो, मुक्त होती है या निकलती है उस अभिक्रिया में, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऊष्माशोषी में, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, अवशोषण होता हो, ऊष्मा का या ऊर्जा का क्या हो, अवशोषण होता, ऊर्जा अवशोषित होती हो। ठीक है, तो ऊष्मा क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, वह अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जब हम अभिकारक क्या होते हैं, जब अभिकारक जो है टूटते हैं तो क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ठीक, और इसमें ऊष्मा मुक्त होती है, तो इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसके बाद जो तीसरा इसमें है, तीसरी अभिक्रिया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, और चौथी है
द्विविस्थापन क्रिया। चौथी है द्विविस्थापन, तीसरी विस्थापन, चौथी द्विविस्थापन। थोड़ा सा मिटा रहे हैं। तो हम जानेंगे विस्थापन क्रिया क्या होती है। तीसरा पॉइंट है विस्थापन, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ये क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो इसमें क्या होता है, दो प्रकार के, जैसे इसमें क्या हमने दो, एक अभिकारक लिया और एक यौगिक लिया कोई, ठीक है। तो ये यौगिक का कोई एक तत्व क्या करता है, या इस तरह से ये जो C है ये क्या है, ज्यादा क्रियाशील है A से, और A को क्या करता है, अभिक्रिया में विस्थापित कर देता है, ठीक है। विस्थापित करने के बाद खुद यहाँ पे आकर जुड़ जाता है। तो इसको विस्थापित किया, इसलिए इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके स्थान से विस्थापित कर देती है, उसके स्थान से विस्थापित कर देती है। तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, कोई यौगिक है AB, एक तत्व है C क्या है, A से ज्यादा क्रियाशील है। तो इसने क्या किया, A को विस्थापित कर दिया और खुद आकर के जुड़ गया। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जिंक सल्फेट है या कॉपर सल्फेट है CuSO4। इसकी जब अभिक्रिया हम आयरन से कराते हैं तो आयरन क्या है, आयरन हम देखो, हम कैसे जानेंगे कोई अब जो है धातु ज्यादा क्रियाशील है, कोई कम है। तो पार्ट 2 में इसके बारे में पढ़ेंगे। एक सक्रियता श्रेणी आती है, उसमें ऊपर की धातुएं ज्यादा अक्रियाशील होती हैं, नीचे की कम होती हैं। वो श्रेणी हम पार्ट 2 में जानेंगे, कौन सी ज्यादा क्रिया होती है, कौन सी कम, ठीक है। तो आयरन क्या होता है, ये ज्यादा क्रियाशील होता है कॉपर से। इसको क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, खुद वहां पे आकर जुड़ जाता है और आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर निकल जाता है। इसने क्या किया, विस्थापित किया जो है आयरन ने कॉपर को। तो ये अभिक्रिया कहलाई जो है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये बनाता है आयरन सल्फेट का निर्माण करता है। तो ये क्या हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, दोनों के दोनों यौगिक होते हैं और वे क्या करते हैं, आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं। इस यौगिक ने अपना A आयन इसको दे दिया और इसने अपना C आयन इसको दे दिया। ये CD बन गया और ये AD बन गया। इस प्रकार क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है जिस अभिक्रिया में, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे दो यौगिक होते हैं, दोनों क्या किए, एक अपना आयन दे दिया, दूसरे ने अपना आयन दे दिया, ठीक है। तो वो क्या होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल पहले दे दूं। जैसे Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है, इसको अभिक्रिया कराते हैं बेरियम क्लोराइड से, BaCl2 से अभिक्रिया कराते हैं। सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से कराते हैं। ये बेरियम क्या करता है, अपने ये बेरियम क्लोराइड का Ba आयन जो है ये इसके साथ सोडियम सल्फेट में आ जाता है और बनाता क्या है, BaSO4 बनाता है, BaSO4 बनाता है ये। और इधर जो ये सोडियम सल्फेट है, इसमें का जो सोडियम आयन है ये इसके साथ आ जाता है, इसको दे देता है इसमें, ये सोडियम क्लोराइड बनाता है, NaCl बनाता है ये, ठीक है। तो इस प्रकार बेरियम सल्फेट और NaCl का निर्माण होता है। तो अवक्षेप जो बनते हैं उत्पाद उधर एक नहीं बनते,
दो या दो से ज्यादा बनते हैं, ठीक है, तब ये अक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अक्रिया। क्यों? एक तरीके से दो बार विस्थापन हो रहा है, एक बार ये इसको सोडियम को विस्थापित कर रहा है, सोडियम बेरियम को विस्थापित कर रहा है, तो एक तरीके से इसको हम क्या बोल सकते हैं, द्विविस्थापन अक्रिया। वह अक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन कहते हैं। अब जो इधर निर्माण होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का लवण होता है, ठीक है, इधर लवण का निर्माण होता है, ये लवण का निर्माण होता है। और इसी के साथ द्विविस्थापन के साथ एक अक्रिया और होती है, उसे अवक्षेपण अक्रिया कहते हैं, अवक्षेपण अक्रिया। तो अवक्षेपण अक्रिया भी क्या है, इसी द्विविस्थापन अक्रिया से संबंधित है। वह अक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है और जो उत्पाद का निर्माण होता है वो उत्पाद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अक्रिया कहते हैं। वह अक्रिया जिसमें देखो आयनों का आदान प्रदान तो होता है और इसी के आगे जोड़ देते हैं अवक्षेप प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में, उस अक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण अक्रिया। तो ये जो प्राप्त हो रहा है आपको, ये क्या है, एक प्रकार का अवक्षेप है, ठीक है, समझ में आया। इसे हम जो है द्विविस्थापन अक्रिया बोलते हैं। इसके बाद इसमें जो बचा हुआ टॉपिक है वो केवल दो है, एक उपचयन अक्रिया किसे कहेंगे, एक अपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ये सारी अक्रियाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल घुमा फिरा के पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद जो अक्रियाओं का प्रकार है वो ऑक्सीजन के जुड़ने और निकलने के आधार पर है, एक उपचयन है और एक अपचयन अक्रिया होती है, ठीक है। तो ये उपचयन अक्रिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या होता है, निकलता है, ठीक। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। तो हम कह सकते हैं वह अक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे उपचयन अक्रिया कहते हैं, या वह अक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है हाइड्रोजन निकलता है उसे उपचयन अक्रिया कहते हैं। वह अक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है ऑक्सीजन निकलता है उसे अपचयन अक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो अपचयन और उपचयन हो गई, ये दोनों अक्रियाएं एक साथ जिस अक्रिया में होती हैं मतलब उपचयन और अपचयन एक साथ जब अक्रिया में होंगे, दोनों एक कोई अक्रिया हो रही उसमें उपचयन भी हो रहा और अपचयन भी, तो वो अक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अक्रिया कहलाती है। अपचयन उपचयन अक्रिया या रेडॉक्स अक्रिया उस अक्रिया को बोलते हैं। तो अपचयन में जैसे हमने बताया था कॉपर है, इसको ऑक्सीजन के साथ जोड़े तो कॉपर ऑक्साइड बना, Cu बन गया, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, ये जुड़ रहा है ना, प्लस लग रहा है, जुड़ रहा है, Cu यहाँ पे जुड़ गया, तो ये कौन सी अक्रिया हो गई, उपचयन अक्रिया हो गई, ठीक है। इसी तरह देखो जैसे Cu कॉपर ऑक्साइड है, इसको हम हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो ये क्या बनाता है, Cu और H2O बनाता है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें देखो यहाँ से कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो केवल ये Cu बच रहा है, कॉपर बच रहा है। तो जब यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये अक्रिया कौन सी हो गई, अपचयन अक्रिया हो गई। लेकिन इसको हम रेडॉक्स अक्रिया का भी एग्जाम्पल मान सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ O नहीं है, लेकिन यहाँ पे O क्या हो रहा है, ऑक्सीजन O जो है जुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जा रही है, उपचयन अक्रिया भी इसके साथ हो रही है, यहाँ से अपचयन भी अक्रिया हो रही है, अपचयन उपचयन दोनों हो रहा है। इस अक्रिया को हम रेडॉक्स अक्रिया भी बोल सकते हैं, जिस अक्रिया में क्या हो, अपचयन और उपचयन दोनों होता हो वो रेडॉक्स अक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। तो ये अपचयन और उपचयन का हो गया, बाकी लिख सकते हैं इसकी नोट्स में जो हमने बताया है, बोला है। इसके बाद इसमें एक और टॉपिक, दो टॉपिक बचे हैं अक्रिया में। अक्रिया का प्रकार तो खत्म हो गया है। एक है संक्षारण, किसी पदार्थ को कैसे रखते हैं जिसको कोरोजन बोलते हैं। दूसरा है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। तो संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु होती है, जब कोई धातु आर्द्रता
आर्द्रता, नमी या खुली वायु के संपर्क में आती है तो उसका क्षरण प्रारंभ हो जाता है, ऑक्साइड का निर्माण करती है ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके, तो उसका क्षरण प्रारंभ हो जाता है। ये जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? संक्षरण कहलाती है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं उदाहरण इसका, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगता है, लोहा जो है क्या होता है? भारी हो जाता है और धीरे धीरे फिर क्या होता है? लोहे का क्षरण प्रारंभ होता है और लोहा नष्ट हो जाता है। ऐसे जो है पीतल, तांबे में भी जंग लगता है, चांदी में भी जंग लगता है। चांदी में जंग लगता है, चांदी काले रंग की हो जाती है। तांबे में जंग लगता है तो तांबा हरे रंग का हो जाता है। ठीक है, और लोहे में जंग लगता है तो लोहा किस रंग का हो जाता है? भूरे रंग का हो जाता है। लोहा किस रंग का हो जाता है? भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, जब कोई धातु क्या होती है? आर्द्रता, नमी, खुली वायु के संपर्क में आती है तो उसका क्षरण प्रारंभ हो जाता है। यह प्रक्रिया संक्षरण कहलाती है। जैसे लोहे में जंग लगना, जो है चांदी में जंग लगना, तांबे में जंग लगना, ये सब इसके प्रकार हैं। ठीक है, तो जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए या संक्षरण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? लोहे की वस्तुओं को पेंट कर देते हैं। सबसे आसान तरीका क्या करते हैं हम लोग? लोहे को पेंट कर देते हैं। तेल लगाते हैं, तेल लगाते हैं बचाने के लिए, ग्रीस का प्रयोग करते हैं और मिश्र धातु बना लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि है, गैल्वेनीकरण विधि, ये सारी विधियों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है? जब जो है कोई खाद्य पदार्थ हमारे पास, जब कोई खाद्य पदार्थ क्या हो? खाद्य पदार्थ कैसा हो? या वसी हो, खाद्य पदार्थ वसी या तैलीय हो, खाद्य पदार्थ हो, को के ऑक्सीजन के संपर्क में ना रहने से या जब कोई खाद्य पदार्थ वसी हो, तैलीय हो ना, जिसमें ऑयली चीजें होती हैं, उनको हम ऑक्सीजन के संपर्क में ना रखें या कुछ दिन तक रख दें, उनको कुछ दिन तक वैसे ही रख दें, तो क्या होता है? उनके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, उनके गंध में परिवर्तन हो जाता है, बदबू आने लगती है, स्मेल आने लगती है, तो उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। हम कहते हैं पदार्थ कैसा हो गया? विकृत गंधित हो गया। ठीक है, रेंसिडिटी हो गई, इसको रेंसिडिटी, तो क्या होता है? वो स्वाद और गंध में जो परिवर्तन आता है वो विकृत गंधिता कहलाता है, वो प्रोसेस। तो जैसे आप सामान को रख देते हैं घरों पे, तो क्या होता है? सुबह तक खराब हो जाता है, 2 दिन में खराब हो जाता है, बदबू आने लगती है, तो वो खराब हो गया। उसको भोजन करने से हमारी तबीयत खराब हो जाती है। इनको हमेशा ताजे भोजन करना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें। तो जैसे हम क्या करते हैं, इससे बचाने के लिए हम फ्रिज का प्रयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं। सामान को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, काफी दिन तक सुरक्षित रखता है। और हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन जैसी गैसों का प्रयोग करते हैं। जो हमारे चिप्स के पैकेट हैं, इसमें चिप्स भरी रहती, लिखा रहता है वैलिडिटी 6 महीने। क्या चिप्स को 6 महीने रखा जा सकता है? नहीं। लेकिन वो चिप्स में क्या होता है? आप जब पैकेट बनाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन गैस निकाल लेते हैं, नाइट्रोजन उसमें भर दिया जाता है। नाइट्रोजन क्या होता है? किसी से अभिक्रिया नहीं करती, आराम से जो है ये जो चिप्स का पैकेट है वो 6 महीने तक सुरक्षित रहता है, आप उसको खा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। किससे बचाने के लिए? विकृत गंधिता से बचाने के लिए, कोई पदार्थ खराब ना हो। ठीक है, ये अंतिम टॉपिक था इस चैप्टर का, रासायनिक और अभिक्रिया समीकरण का। अब ये टॉपिक क्या होता है? यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हम अगला पार्ट देखेंगे। ठीक है।